नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। कल बहती है खो नदी और मैं इस समय हूँ कोटद्वार में। पिछले काफ़ी समय से आपको रेगुलर जो है वो वीडियो की फ्रिक्वेंसी या कहानियों की जो फ्रिक्वेंसी है वो नहीं आ रही थी। कभी उत्तरकाशी की स्टोरी आ रही थी, कभी देहरादून से कोई मैं स्टोरी आपको दे रहा था और कभी पौड़ी। लेकिन अभी मैं बहुत बड़ी जो अनाउंसमेंट है वो करने वाला हूँ। कुछ पारिवारिक दिक्कतें थी और कुछ मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन अब स्वास्थ्य में तेज़ी से सुधार आ रहा है। मैं इस समय खो नदी में हूँ। कोटद्वार की ये एक तरीके से लाइफलाइन मानी जाती है, खो नदी और मालन नदी। ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हुई सदा नीरा 12 महीने इसमें पानी रहता है। और जो शिवालिक और भाबर में जो ज़्यादा पेयजल और सिंचाई के काम आती हैं वो यही नदियाँ होती हैं। खो नदी है, मालन नदी है, इस तरह की छोटी बड़ी बहुत सारी नदियाँ हैं पूरे भाबर और शिवालिक रेंज में। पीछे आपको सिद्धबली धाम दिखाई दे रहा होगा। ये सिद्धबली धाम बहुत प्रसिद्ध है, जो हनुमान जी का वास रहता है। पौराणिक कई मान्यताएं इस धाम से लेकर, और यहाँ पर मंगलवार और जो रविवार है उस दिन भंडारा लगता है। 10-10, 20-20 साल की वेटिंग है यहाँ भंडारा कराने की। वैसे तो हर दिन यहाँ पर भंडारा आयोजित होता है, लेकिन जो मंगलवार और रविवार का भंडारा के लिए आपको 10 से 12 साल का या उससे भी ज़्यादा लाइन यहाँ पे लगी हुई है वेटिंग की। अब आते हैं बिग अनाउंसमेंट में। ये बिग अनाउंसमेंट में पिछले 2 सालों से इस पर काम कर रहा था। उससे पहले मैंने छोटी छोटी यात्राएं की ताकि ये पता लगे कि जो हमारा दर्शक वर्ग है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे वीडियो को कौन देखते हैं। सब लोग तो नहीं देखते हैं, 10-12 साल के बच्चे नहीं देखते हैं, 18-20 साल के युवा लड़के भी नहीं देखते हैं। 30-35 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो उम्रदराज लोग हैं, 50 साल से 70 साल के, क्योंकि हमारे वीडियो बहुत स्लो मोशन में चलते हैं और उनकी रफ्तार बहुत कम होती है। उसमें बहुत ज़्यादा इंटरव्यू होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत स्पीड में नहीं भागते हैं। वैसे तो एवरेज जो यूट्यूब में वीडियो बनाने का ट्रेंड है वो 10 से 12 मिनट का सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन हम 10 से 12 मिनट नहीं बल्कि 18 मिनट, 30 मिनट, कभी कभी 40 मिनट तक के वीडियो हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं कहानियों को कहते क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है कहानियों को कहना। पिछले 2-3 महीने से जब हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, असल में उस पर अब हम लगभग वो फाइनल होता दिख रहा है। और उसके लिए हमें आपका भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमें क्राउड फंडिंग करनी है उस नोबल कॉज के लिए। कॉज बहुत ज़्यादा है, बड़े हैं। एक तो रूरल इकोनॉमी पर हम लगातार काम करते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, और ऐसी कहानियाँ हम आपके बीच लेकर आए जिन्होंने रूरल इकोनॉमी पे काम किया, जो अपने साथ साथ और भी लोगों को रोज़गार मुहैया करा रहे हैं। हम ऐसे होम स्टे भी आपके सामने लेकर आए जहाँ पर अब टूरिस्ट धीरे धीरे जाने लग गए हैं, चाहे हमारे माध्यम से या कुछ और लोगों के माध्यम से। हमारा मकसद यही है कि कहीं भी जो है वो एकाधिकार ना हो, किसी भी जगह में एक्सेस टूरिज़्म ना हो। सब जगह जो टूरिस्ट हैं वो सब जगह देखने के लिए जाएँ, सब जगह घूमें। और इसीलिए हम हर इलाके को एक्सप्लोर कर रहे हैं, चाहे वो उत्तरकाशी के सीमांत ज़िले हों या सीमांत घाटियाँ हों, या फिर चमोली की, या फिर पिथौरागढ़ की, या फिर जो कुमाऊँ के और ज़िले हैं, बागेश्वर। हालांकि कुमाऊँ एक्सप्लोर कम हुआ है, लेकिन आने वाले बड़े प्रोजेक्ट हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं, और उसमें हम उत्तराखंड का हर ब्लॉक छुएंगे। कोशिश करेंगे कि हर घाटियों की जो सभ्यताएँ हैं, उनका जो रहन सहन है, उनकी जो दिनचर्या है वो आपके बीच लेकर आएँ। वीडियो हमारे ऐसे ही बनते रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि कई लोगों ने हमें सुझाव भी दिए, हमने वो इम्प्लीमेंट भी किए। और अब धीरे धीरे हम ये समझ चुके हैं कि हमारा दर्शक वर्ग कौन है, हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, जो हमें देखता है, शुरू से पसंद कर रहा है। जब हम 1000 पर थे, जब हम 10,000 में थे, जब हम 50,000 में थे, और जब हम 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं, तो हमें मालूम है कि हमारा जो दर्शक है, हमारा जो शुभचिंतक है वो कौन है, और हमें किस अंदाज में, किस लहजे में उनके बीच अपनी कहानियों को, पहाड़ की कहानियों को लेकर आना है। रूरल टेल्स एक पहाड़ का बैनर नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल बैनर है। लेकिन हम अभी पूरे फोकस हमारा पहाड़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल ही हिमालय में है, सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ ही हिमालय हैं। इसीलिए हम एक बड़े कॉज के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी हमने उस पर मैसेज दिए थे, लेकिन अब हम क्लाइमेट चेंज को लेकर पूरी श्रृंखला कर रहे हैं। उसका नाम ही है चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज। और इस मुहिम के तहत हमारे मित्र हैं रूपेश राय, वो ग्रेटर नोएडा से करीब 12,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा यानी साइकिल यात्रा पर निकल चुके हैं। वो जगह जगह मैसेज दे रहे हैं, वो रूरल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए
या फिर क्लाइमेट चेंज के खतरों से जो मुश्किलें आ रही हैं उनको लेकर बातें कर रहे हैं। देहरादून में एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोपेनहेगन समिट में भी भाग लिया था भारत सरकार की तरफ से, SP सिंह। तो वो साइंटिस्ट हैं, उनका मानना है कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे हिमालय नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो क्लाइमेट की विभीषिकाएँ वो बढ़ेंगी। बारिश तो उतनी ही हो रही है लेकिन उसका जो इंटेंसिटी है वो अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले 6 महीने में 4 महीने में जो बारिश होती थी अब वो 1 महीने में सिमट कर आ गई है। हो सकता है आने वाले दिनों में वो 15 दिन में सिमट कर रह जाए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो बढ़ती हैं। लैंडस्लाइड बढ़ रहे हैं, बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं, बाढ़ की घटनाएं, बड़ा भूकंप कोई नहीं आया है। तो हर आदमी को ये समझना होगा कि जिस क्लाइमेट के लिए या जिस नेचर को हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी, वो हमें आगे आने वाले समय में या पहले भी 2013 के रूप में केदारनाथ डिजास्टर के रूप में हमें समझा रही है। 2022 में पिछला साल गुजरा और नए साल के शुरुआत में जो जोशीमठ में हुआ, वो बार बार हिंट दे रही है, हमें जगा रही है, लेकिन हम ही हैं जो सोए हुए हैं और नेचर का बेतहासा उसका जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं उसके साथ। तो हमारी जो मुहिम है वो एक पैदल यात्रा के तौर पर है और वो पैदल यात्रा शुरू होगी चारों धामों तक पहुंचने की, और शुरू होगी ऋषिकेश और देहरादून से। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, ये 3 सेंटर से हम पैदल निकलेंगे और चारों धामों को नापेंगे पैदल। पैदल यात्रा हम देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार से शुरू करने जा रहे हैं। पहला पार्ट यानी पार्ट 1 हमारा है देहरादून से यमुनोत्री धाम, जो हम 10 मार्च को हमारा जो टेंटेटिव डेट है वो हमने होली के जस्ट 2 दिन बाद शुरू करने जा रहे हैं। इस यात्रा को हम करेंगे जो हाईवे उसको छोड़ते हुए हम जाएंगे नदियों के किनारे होते हुए, पहाड़ को चढ़ेंगे, फिर उतरेंगे और कोशिश करेंगे कि जो ग्रामीण झलकियां हैं, जो रूरल इकोनॉमी है, उसकी झलकियां आपको दिखा सकें। मकसद हमारे कई हैं। एक तो हम पैदल यात्रा को महत्व देते हुए इसको बढ़ाने की दिशा में एक जागरूकता के तहत यात्रा शुरू कर रहे हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि लोगों को पता लगे कि आज से 50 साल या 100 साल पहले चारधाम यात्रा का महत्व कितना ज़्यादा था। लोग अपने अपने गाँवों से, अपने अपने ज़िलों से, जो बुजुर्ग लोग थे वो अपने अंतिम क्रियाक्रम करने के बाद चारधाम यात्रा पर निकलते थे। तो सोचिए, जो सांसारिक मोह माया छोड़ जाते थे वो निकलते थे अपने घरों से, और फिर वो कई यात्री की विषम भौगोलिक परिस्थितियां थी और उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन जो लोग बच जाते थे वो फिर अपने जब घर जाते थे अपने परिवार के बीच, तो फिर उनके फूल मालाओं से स्वागत होता था, उनके पैर धोए जाते थे और फिर वो एक तरीके से साधुओं की तरह जीवन व्यतीत करते थे, भक्तिमय माहौल में रहते थे। ऐसी थी हमारी चारधाम यात्रा। इसे मैं चारधाम यात्रा नहीं कहूँगा, बल्कि इसका शुद्ध अगर मैं अर्थ बताऊँ तो हिमालयी चारधाम यात्रा है। क्योंकि देश की चारधाम यात्रा तो चारों कोनों पर हमारे 4 जो धाम हैं उनको लेकर है। और आदि गुरु शंकराचार्य ने केवल सनातन वैदिक धर्म को बढ़ाने के लिए ये चारों धाम, चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना नहीं करी, बल्कि सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय एकता को एकजुट पर, पूरे भारत को एकजुट करने के लिए और उसकी सीमाओं को निर्धारित करने के लिए ये चारों धामों को निर्धारित किया था। दूसरा एक मकसद है इसका, वो है जो हमारी इकोनॉमी है वो कैसे बढ़े। चारधाम यात्रा रूट पर बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं, बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, उन पर अच्छा फ्लो रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा यात्री रुकते हैं। लेकिन उसके आसपास के जो इलाके हैं, जो गांव हैं, वहाँ पर इस तरीके की संभावनाएं नहीं है, इस तरीके की टूरिस्ट का फ्लो नहीं है, ताकि उनको भी थोड़ा सा पैसा मिले। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम चारधाम यात्रा के बारे में सोचते हैं तो जो इकोनॉमी, जो पैसा का फ्लो है, जो वो कुछ इलाकों तक रहता है। अगर हम केदार घाटी में भी देखें या अलकनंदा वैली में भी देखें, गंगोत्री वैली में भी देखें, तो सब जगह लोग उस यात्रा पर निर्भर तो हैं। हरिद्वार है, देहरादून, बल्कि 7 जिलों की। और जब ये आती है तो सरकार भी इसकी महत्व, इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको देखते हुए पूरी तैयारियां करती है ताकि श्रद्धालुओं को, यात्रियों को कोई दिक्कतें ना आए। लेकिन फिर भी यात्रियों को मौसम की विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, रोड ब्लॉक हो जाती हैं, और मौसम के साथ साथ जो अत्यधिक जो श्रद्धालु होते हैं 15 मई के बाद, तो भीड़ आती है जब, तो कई सारी दिक्कतें आती हैं। फिर गर्मी का भी माहौल बहुत अच्छा नहीं रहता, तो गर्मी भी बहुत पड़ती है। तो ये सब वजह हैं। तो मकसद ये है कि रूरल इकोनॉमी को कैसे हम डिसेंट्रलाइज करें, मतलब हम और जगह भी उसको फैलाना चाहते हैं ताकि और जगहों पर भी जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो हाईवे से 10 किलोमीटर ऊपर नीचे जो गांव हैं वहाँ भी होम स्टे में रुक सकें। तो इसलिए भी ये पैदल यात्रा को हम शुरू करना जा रहे हैं।
लास्ट में हम इसे एक प्रॉफिटेबल बुक के रूप में भी पब्लिश करेंगे। उसमें सारे नंबर होंगे, होम स्टे, गाँव की जानकारियाँ होंगी, और उसके बाद एक पूरी यात्रा वृत्तांत एक किताब के शक्ल में भी आपके बीच आएगी। उसमें 2 साल का समय लग सकता है, साल भर का समय लग सकता है, 3 साल में अभी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मैं इस पूरी यात्रा को जिसको मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं इस किताब की शक्ल भी दूंगा, और उसमें आप लोग का साथ भी ज़रूर चाहिए। मुझे इसमें आप लोगों का साथ चाहिए अगर आप लोग यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि हम लोग अभी बहुत बड़ी टीम नहीं लेके चल सकते, क्योंकि हम खुद नए पहली बार इस रूट पे निकल रहे हैं। अभी हम लोग खुद एक तरीके से सर्वे के तौर पर इसको कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को हम शामिल कर सकते हैं। और हमें इसमें थोड़ा फंड की ज़रूरत है, तो हम क्राउड फंडिंग की भी अपील कर रहे हैं आप सबसे कि अगर आप सब हमें थोड़ा थोड़ा क्राउड फंड के रूप में थोड़ी धनराशि मुहैया कराएं, तो हम इस यात्रा को और बेहतर तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको पूरे भारत और पैन इंडिया और अक्रॉस वर्ल्ड इस मैसेज को देने की कोशिश करेंगे जो हम कर रहे हैं। इस यात्रा का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज। हमारे एक मित्र हैं रूपेश राय, वो नोएडा से भारत के कई राज्यों के लिए निकल चुके हैं और 12,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा यानी साइकिल से वो यात्रा कर रहे हैं। उसमें कई मैसेज दे रहे हैं। तो एक तरीके से समझिए कि एक यात्रा चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज की तो शुरू हो चुकी है, और एक यात्रा हिमालय में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है हिमालय। हर साल जो दिक्कतें हैं, जो नेचुरल क्लाइमिटीज़ हैं या मानव निर्मित जो आपदाएं हैं जो हम लेकर आ रहे हैं, हम कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं, हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, हम टनल बना रहे हैं, हम बिजली के लिए बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उन सब से भी पूरा हिमालय जो है वो अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। और वो भी ऐसे कि जो पहले ही फ्रिजाइल है, यानी अंदर से ही पूरी तरीके से टूटा हुआ है। सबसे नई पर्वत श्रृंखला है जोशीमठ, आप जानते ही हैं कि कितना बड़ा उदाहरण है। तो वो एक मैसेज भी होगा चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, कि खुद बदल लो इससे पहले कि नेचर सब कुछ तबाह करके अपने आप ही बदल दे। 2013 की जो केदारनाथ ट्रेजेडी है वो हमें बहुत अच्छी तरह याद है। हमने बहुत डिटेल में उसकी स्टोरियाँ की थी, किस तरीके से उसने पूरे हिमाचल और उत्तराखंड को हिट किया था और कितनी तबाही आई थी। केवल मानव जनित तबाही नहीं थी, बल्कि इतनी तोड़फोड़ हुई, खेती कितनी ज़मीनें तबाह हुई, सड़कें, बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं, सब कुछ तबाह करके चला गया। नेचर के आगे कोई जीत ही नहीं सकता, इंसान तो कभी जीत ही नहीं पाएगा। कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी, कैसी भी टेक्नोलॉजी लेकर आ जाए, नेचर पर विजय प्राप्त करना असंभव है। तो ये मैसेज हम दे रहे हैं कि आप बदल जाइए इससे पहले कि कुदरत खुद बदल जाए, सब कुछ बदल दे। और चारधाम यात्रा पे इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव इलाके हैं उत्तराखंड में, अगर आप उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले से शुरू करें और पिथौरागढ़ तक, तो ये जो हमारे महातीर्थ हैं, जैसे आदि कैलाश है जहाँ से हम कैलाश मानसरोवर जाते हैं, यानी धारचूला का क्षेत्र है, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। सबसे ज़्यादा नेचुरल क्लैमिटीज़, जो बड़ी मालपा की घटना आपको याद ही है कि कितनी बड़ी मालपा की दुर्घटना हुई थी, और पूरे 2-3 दल जो कैलाश मानसरोवर जा रहे थे वो दब के मर गए। कपकोट जो बागेश्वर ज़िले में है, वहाँ पर हर साल नेचुरल क्लाइमिटी आती हैं, बादल फटते हैं, बाढ़ आती है नदियों में। उसके बाद आप ऊखीमठ का और चमोली के जोशीमठ के इलाके में आ जाइए, तो जोशीमठ का जो पूरा क्षेत्र है एक महातीर्थ है, भू वैकुंठ धाम बद्रीनाथ का क्षेत्र है, तो उस इलाके में भी कुछ न कुछ होता रहता है हर साल। उसके बाद आप ऊखीमठ के इलाके में आइए जो केदार घाटी का क्षेत्र है, उसके बाद आप गंगोत्री घाटी आइए, फिर यमुनोत्री घाटी। तो ऊपर के जितने भी हमारे 4 तीर्थ जो महातीर्थ हैं गढ़वाल क्षेत्र में, और एक महातीर्थ है हमारा आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर का जो क्षेत्र है जिसे हम मानसखंड कहते हैं कुमाऊं में, इन सभी जगह पे बहुत भीषण आपदाएं आती रहती हैं। तो इनको समझने के लिए छोटी छोटी कहानियाँ हम लेकर आएंगे आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जितना हम कर पाएँ। इस समय का माहौल देखिए कोटद्वार में, जब मैं हूँ, ये मार्च से पहले ही ऐसा लगता है जैसे अप्रैल का महीना हो या मार्च अंतिम आ गया हो। धुंध इतनी छा गई है, जंगलों में आग इतनी लग रही है, और पहले तो 15 फरवरी से माना जाता था कि जो फायर सीजन है उत्तराखंड में वो शुरू होता है, लेकिन इस बार बर्फ़ ही नहीं पड़ी, तो जनवरी से ही जंगलों में आग धधक रही है। और ये आग कितनी भीषण होगी, कहीं 2016 की तरह भीषण अग्निकांड ना हो जाए, जब भारत की वायुसेना को पूरा जो आग बुझाने के लिए अपने MI-17 को उतारना पड़ा, फिर भी आग नहीं बुझ पाई। और आग तब बुझी जब बारिश हुई बहुत ज़्यादा पूरे गढ़वाल और कुमाऊं में। तो ये दिक्कतें हैं। तो इस तरीके के मैसेज हम देना चाह रहे हैं। कोशिश आपके बीच की कुछ अच्छी कहानियाँ लेकर आएँ, क्योंकि YouTube में अच्छा कंटेंट देने के लिए हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं।
हमें कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उत्तराखंड की दें, उत्तराखंड के कल्चर की दें, उत्तराखंड के रहन सहन की दें। और इसी के साथ हम यात्रा कर रहे हैं 10 मार्च से। तो जुड़िए इस मुहिम में, जिसका नाम है पैदल यात्री। और इसका इन्वायरमेंट जो नाम हमने दिया है, चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, जो हमारे मित्र हैं रूपेश राय, उन्होंने शुरू कर दिया है। तो मैं इसको गढ़वाल के क्षेत्र में यानी उत्तराखंड में शुरू कर रहा हूँ। भविष्य में इस यात्रा को कई और दिशाओं में भी लेकर जाएंगे, लेकिन अभी कोशिश है 4 धामों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पवित्र धाम है, जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें झेल रहे हैं नेचर के हिसाब से, वो यही क्षेत्र हैं। कुछ और भी जानकारियाँ बीच में आपके साथ शेयर करूँगा। आप कोशिश करिएगा इसके साथ जुड़ने की, हमें मोरल सपोर्ट की, हमें फिजिकल सपोर्ट की, और हमें जो इस यात्रा को फंड के लिए भी कोशिश करिएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि सब लोगों को पता लगे कि पैदल यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, इस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, अपने खुद के शरीर के लिए, और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक इकोसिस्टम देने के लिए, ताकि वो भी देख सकें कि नदियाँ कैसे होती हैं, जंगल कैसे हैं, ग्लेशियर कैसे हैं। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।